मुंबई के माहिम बीच पर रोज की तरह लोग घूमने गए। तभी एक आदमी को किनारे पर एक सूटकेस दिखाई दिया। उस आदमी को लगा शायद उस सूटकेस में कोई कीमती चीज हो, इसलिए वो सूटकेस की तरफ बढ़ा और पास जाते ही उसे अजीब सी बदबू आने लगी। तो उस आदमी को लगा इसमें जरूर कुछ गलत है, तो उसने पुलिस को फोन करके ये सब बता दिया। पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई और उन्होंने जैसे ही सूटकेस को खोला तो सबके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई, क्योंकि उस सूटकेस में किसी आदमी का एक हाथ, एक पैर और प्राइवेट पार्ट था। अब ये कोई आम बात नहीं थी, तो जाहिर सी बात है वहाँ मौजूद हर शख्स डरा हुआ था। यह घटना पुलिस वालों के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि वहाँ पर कोई सुराग नहीं था। हाँ, लेकिन उस सूटकेस में बॉडी पार्ट्स के अलावा एक शर्ट, एक पैंट और एक टी शर्ट भी मिला था। पुलिस को लगा शायद वहाँ पर बाकी के बॉडी पार्ट्स भी मौजूद हो सकते हैं, तो उन्होंने मछुआरों को बुलाकर छानबीन करने के लिए कहा। मछुआरों के काफी देर तक छानबीन करने के बाद भी वहाँ पर कुछ खास नहीं मिल सका जिससे बॉडी की पहचान हो सके। पुलिस ने उन बॉडी पार्ट्स को हॉस्पिटल भेज दिया, तो जांच करने के बाद पता चला कि यह हत्या 5-6 दिन पहले हुई है। सूटकेस मिला उस दिन तारीख थी 2 दिसंबर 2019, यानी यह हत्या 26 या फिर 27 नवंबर को हुई थी। सूटकेस में मिली सारे फिंगरप्रिंट्स की जांच की गई और मैच करके भी देखा, लेकिन किसी क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट से फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पाई। पुलिस वाले हताश हो गए थे और ये केस क्राइम ब्रांच वालों को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच अब अपने तरीके से छानबीन करना शुरू कर देती है। बारीकी से जांच करने के बाद उनको पता चलता है कि सूटकेस में मिली एक शर्ट जो रेडीमेड नहीं है बल्कि किसी दर्जी से सिलाई गई है, और उस पर टैग भी लगा हुआ है जिस पर दर्जी के शॉप का नाम है, जिसका नाम अल्मो मेंस वेयर है। छानबीन के बाद पता चलता है कि ये अल्मो मेंस वेयर मुंबई में ही कुर्ला पश्चिम बेलगामी रोड पर मौजूद है। अब क्राइम ब्रांच वाले जल्द ही उस शॉप पर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये शर्ट आप ही ने सी है, क्योंकि टैग तो आप ही के शॉप का है। तो दर्जी उस शर्ट को अपने रजिस्टर में लगे कपड़ों के टुकड़ों से मैच करता है। तो कुछ देर बाद पता चलता है कि ऐसी ही शर्ट एक आदमी ने सिलवाई थी जिसका नाम था बेनेट रिबोला। दर्जी ने अपने रजिस्टर पर उस आदमी का सिर्फ नाम ही लिखा था, ना वहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर था, ना कोई एड्रेस था। अब एक नाम के सहारे किसी आदमी को पूरे मुंबई शहर में ढूंढना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन केस में यहाँ तक पहुँचे हैं तो रुक भी नहीं सकते। तो उन्होंने बेनेट रिबोला नाम के अकाउंट्स को सोशल मीडिया पर ढूंढना शुरू किया ताकि कुछ पता चल सके। ये सब इतना आसान नहीं था जितना हम सोचते हैं। कुछ दिन जांच पड़ताल के बाद क्राइम ब्रांच वालों को एक प्रोफाइल पर शक हुआ कि हो सकता है ये वही आदमी है, क्योंकि उस प्रोफाइल में मिली फोटो में उस आदमी का हाथ और सूटकेस में मिला हाथ काफ़ी मेल खा रहा है, और उस शर्ट में भी उसकी फोटो थी जो शर्ट सूटकेस में मिला था। अब ये तो कंफर्म हुआ था कि यह प्रोफाइल उसी आदमी की है। उसकी प्रोफाइल पर एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों मौजूद थे। पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है तो वो फ़ोन बंद आ रहा था। तो पुलिस जल्द ही सांता क्रूज में उस आदमी के घर जाती है, लेकिन घर पे तो ताला लगा हुआ था। तो पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन यह पता चलता है कि बेनेट की एक बेटी भी थी जो घर पे नहीं है। तो पुलिस ताला तोड़कर घर में जाती है और छानबीन करती है, तो उन्हें एक नोटबुक मिलती है जिस पर आराध्या पाटिल नाम लिखा हुआ था, और एक नोट भी लिखी हुई थी जिसमें लिखा था कि आई एम बैड गर्ल, जिसने मुझे पनाह दी, परवरिश की, मैंने उन्हीं को ख़त्म कर दिया। डैड आई एम सॉरी, आई एम अ बैड गर्ल। अब इस नोट के बाद ये बात तो साफ थी कि आराध्या बेनेट रिबोला की सगी बेटी नहीं थी, और आराध्या ने ही अपने डैड बेनेट की हत्या की थी। उस घर में पुलिस वालों को आराध्या का मोबाइल नंबर भी मिला था। तो पुलिस उस नंबर को ट्रैक करती है, तो वो नंबर घाटकोपर का लोकेशन दिखाता है। पुलिस घाटकोपर पहुंचती है और ढूंढने लगती है, तो उन्हें वहाँ आराध्या पाटिल मिल जाती है। आराध्या से पूछताछ करने पर वो पहले तो कुछ नहीं बताती, लेकिन वो नोटबुक दिखाने पर उसे लगता है कि अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। तब वो बताती है उसी ने अपने पिता की हत्या की है। अपने पिता को मारकर उनके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिया ताकि किसी को पता ना चल सके। आराध्या बताती है कि बेनेट ने उसे गोद लिया था और परवरिश भी की थी। धीरे धीरे आराध्या बड़ी हुई और उसे किसी लड़के से प्यार हुआ जिसकी उम्र 16 साल थी। आराध्या ने उस लड़के यानी अपने प्रेमी को बताया था कि उसके पिता ने उसे गोद लिया है
और वो उसका रोज शोषण करता है। ये बात सुनकर उस लड़के को गुस्सा आता है और वो कहता है कि उसने गलत किया है तुम्हारे साथ, उसे सजा तो मिलनी चाहिए। दोनों मिलकर बेनेट को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब होते हैं। 26 नवंबर को बेनेट घर पर नहीं था, तब आराध्या का बॉयफ्रेंड घर पर आया हुआ था और दोनों वही बातें कर रहे थे। तब बेनेट यानी आराध्या का पिता घर आता है। आराध्या उनसे पूछने लगती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बेनेट समझ जाता है कि इस लड़के ने आराध्या के कान भरे हैं। आराध्या ने आज तक तो कोई सवाल जवाब नहीं किया, तो फिर आज क्यों? इसलिए बेनेट रेवोला गुस्से में आकर वहां पड़ी गिटार उठाकर उस 16 साल के लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी आराध्या पीछे से बेनेट के सर पर जोर से डंडा मार देती है और बेनेट रेवोला नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने पर बार बार उसके सर पर डंडा मारा जाता है और उसके बाद आराध्या अपने पिता को इंसेक्टिसाइड पिलाती है और उसके बाद बेनेट को चाकू से मारते हैं। बेनेट के मरने के बाद दोनों उसे घसीट कर बाथरूम में ले जाकर पूरा दिन बंद कर देते हैं और अगले दिन मार्केट से चाकू, बैग, हैंड ग्लोव्स खरीद के लाते हैं और बेनेट के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। चाकू से हड्डियां कट नहीं रही थी तो चाकू गर्म करके हड्डियां काटने की कोशिश करते हैं। कुछ हड्डियों को हथौड़े से तोड़ते हैं और उन बॉडी पार्ट्स को सूटकेस में डालकर मीठी नदी में फेंक देते हैं। वो सूटकेस नदी में बहता हुआ समंदर में और समंदर से किनारे पहुंच जाती है। इस घटना से ये बात साबित होती है कि क्राइम करने के पीछे कोई भी वजह हो, क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों न हो, पुलिस वालों ने अगर ठान लिया तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालती है। सारी सच्चाई सामने आने के बाद 16 साल के लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है और लड़की बालिग थी इसलिए उसे जेल हो गई। इस केस को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।